विपक्ष सरकार से लड़ाई की तैयारी में है। ममता बनर्जी कोलकाता छोड़ करके दिल्ली और मुंबई की दौड़ लगा रही है। दिल्ली आई ममता, 3 दिन रही, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। प्रेस वालों ने पूछा कि मुलाकात क्यों नहीं किया, तो कहा संविधान निकाल करके दिखाओ, क्या संविधान में लिखा है सोनिया से मिलना, जब आए तो सोनिया से मिलना जरूरी है? सोनिया से मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में टुटपंजीय नेताओं से मिलने के लिए वो मुंबई चली गई है। तो नवाब मलिक ने कटाक्ष भी कर दिया थोड़ा सा। शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात हो गई। तो ममता क्या चाल चल रही है, ममता क्या ऐसा खेल खेल रही हैं जिससे कांग्रेस बेचैन है और कांग्रेस की पूरी लुटियन दलाल बेचैन है? हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा इस चीज को समझिएगा। इस संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद के इस शीतकालीन सत्र में देखने को यह मिला कि ममता बनर्जी के ऊपर पूरे लुटियन दलाल, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल से लेकर के ये खैराती और खलिया खैराती आज ममता बनर्जी पर हमलावरों का हत्यार कर। ये आशुतोष एक सत्य हिंदी चलाता है। आपको याद होगा कि लगभग साल भर पहले की बात है, यही ठंड का समय था, मैं गांव में था अपने, और वहां एक विश्लेषण मैंने किया था कि उसके सत्य हिंदी पर कांग्रेस पार्टी के लिए 24 अकबर रोड किताब लिखने वाला एक पत्रकार है, शांति प्रिय समुदाय से, उसने कहा था कि यदि बंगाल में ममता बनर्जी नहीं जीतेगी तो इस देश का डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस देश का डेमोक्रेसी, और ममता बनर्जी का जीतना जरूरी है। ये सब के सब वो हैं, और उसके बाद उस मंच पे, उस प्लेटफॉर्म पे बैठे तमाम लोगों ने हामी भरी और पूरी लुटियन दलाली लग गई। कलकत्ता में पूरे टीवी चैनल के पत्रकार, खैराती, खलिया खैराती सब दौड़ गए। वो सनसनीबाज कोरोना पीड़ित हुआ, एक अपने दोस्त को कोरोना में मरवा भी दिया, उसको लेकर के घूम रहा था, बीमार था, तब भी हर जगह घूमना है क्योंकि माल पाना है। यूट्यूब पे उतरा सनसनीबाज, और इन चिरकुटों की टोली ने दिन रात एक कर दी, गली गली घूम घूम करके। जिन लोगों ने जीवन में कभी फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की, सीधे किसी कांग्रेस नेता का पूंछ पकड़ लिया और संपादक बन गए। इन लोगों की जीवन भर की उपलब्धि यही है कि आप जितने बड़े बड़े संपादक देखिए, वो पेट फुलाकर खाने वाला जो है आज के डेट में बीमार है, तो वो पेट फुलाकर खाने, सबके सब सीधे संपादक बने हैं। इन्होंने जमीन की रिपोर्टिंग नहीं की। आप होता है ना कि आप सीधे, जैसे हम लोग आगे धीरे धीरे आदमी बढ़ता है कि रिपोर्टर हुआ, सीनियर रिपोर्टर हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ, प्रमोशन धीरे धीरे मिलता है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ, एडिटर हुआ, सीनियर एडिटर हुआ, तब जाकर के संपादक एक आध लोग बन पाते हैं जब किसके ऊपर तक सिस्टम में सेटिंग हो। लेकिन ये चिरकुटों की टोली, सनसनीबाज, सांप चुचुंदरबाज, ये जितने आए हैं सुसु पत्रकारिता करने वाले, ये पेट फुलाकर देश के लिए खाने वाला, ये सब के सब सीधे संपादक बन गया। ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ये सब के सब सीधे संपादक बने हैं। कोई पूछ पकड़ लिया किसी कांग्रेसी नेता का, सत्ता तो कांग्रेस के पास ही है, और पूरा जो विदेश घूमना है, पूरा दारू पीना है जम करके प्रधानमंत्री के विशेष विमान में, और वही सब छिन गया। तो सबके सब पूरा लुटियन दलाल बेचैन है। ये तमाम लुटियन दलाल ममता बनर्जी के फेवर में बंगाल चले गए थे और यहां भजन गाते थे कि ममता जीतेगी। 3 मई के बाद, 2 मई के बाद जो वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुए, इन तमाम लुटियन दलालों ने उसे दबा दिया कि ममता बनर्जी की बदनामी होगी। आज आप सोशल मीडिया पर किन्वायर, टायर, फायर, गायर, इन सब लड़ाकों को देखिए, ये सब ममता के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इन्हें लगता है कि ममता बनर्जी का बढ़ता कद इनके आका की बर्बादी है, इनके आका बर्बाद हो जाएंगे, राहुल गांधी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सबके सब ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी एनर्जी लगा दी। पूरा लुटियन दलाल उस पर काम कर रहे हैं और कह रहे कि ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अलग अलग आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं हो सकता, कांग्रेस है, कांग्रेस को इतने राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस आज भी, यदि 20 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो मोर देन 10 करोड़, 8 लगभग लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। और तीसरे लेवल पे जो भी है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो एनसीपी हो, आरजेडी हो, सब दूर दूर तक नहीं है ये भी कांग्रेस के सामने। आज भी कांग्रेस इस देश में बेहतर विकल्प के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। लेकिन यदि ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का विकल्प के रूप में कुछ लोग बढ़ रहे हैं, इसकी संभावना है कि ममता बनर्जी
एक जुझारू नेता तो कम से कम है ही, तो क्या ममता वो लकीर खींच रही है कि सोनिया गांधी का जो पुत्र मोह है ये कांग्रेस को तो बर्बाद कर रहा है, तो कांग्रेस से निराश लोग और फिर कांग्रेस से टूट करके कांग्रेस के जो लटकन झटकन हैं, जैसे टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार का, जगन मोहन रेड्डी का कांग्रेस, नवीन पटनायक का कांग्रेस और ये G20 वाले कांग्रेस, क्या ममता बनर्जी वहां ध्यान दे रही जिधर लुटियन दलालों का ध्यान नहीं जा रहा? लेकिन ये लुटियन दलाल, उनको कांग्रेस से भी मतलब नहीं है, उन्हें मतलब इस बात से है कि ये जो कांग्रेस का जो पारिवारिक सिस्टम है, जो खाओ और घाव वाला है, जो जमानत पे चल रहा मां बेटा है, उनके लिए फायदा कैसे हो, क्योंकि मलाई तो वहीं से मिलनी है। ममता बनर्जी पत्रकारों को बहुत अहमियत देती नहीं है और दूसरी पार्टी के पास उतनी हैसियत नहीं कि इतना मलाईदार काम कर सके। तो ये समझना जरूरी है कि जिन पत्रकारों ने ममता बनर्जी के फेवर में इतनी बैटिंग की, अभी 4 महीना भी नहीं बीते होंगे, ये पिछले 1.5-2 महीने से ममता की कब्र खोदने में क्यों लगे हुए? ये क्यों कहना शुरू कर दिए हैं कि लालू यादव और देवेगौड़ा भी क्षेत्रीय छत्रप थे, कांग्रेस के विकल्प में इन्हें भी खड़ा किया गया, ये सबके सब अटक गए झटक गए। तब ये समझ में आएगा कि क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस हो सकती है। तब ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी के लिए इस कदर बैटिंग, एक ऐसे बेहद अयोग्य व्यक्ति के लिए इस कदर बैटिंग क्यों हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि ममता बनर्जी सिर्फ नेता बनना चाहती हैं, या ममता बनर्जी शरद पवार को आगे करना चाह रही हैं? ममता बनर्जी बहुत खाक नेता है, लुटियन दलालों के लिए बहुत मुश्किल है ममता को समझना। क्या ममता शरद पवार का नाम आगे कर रही है? शरद पवार की आयु तो वृद्ध नेता है, ममता बनर्जी के पास अभी पॉलिटिकल करियर बहुत कुछ बाकी है। तो क्या ममता बनर्जी शरद पवार को आगे करके उपनेता बन करके भविष्य की योजना बना रही हैं? क्या ममता बनर्जी को लगता है कि राहुल गांधी जैसे कमजोर पप्पू टाइप के नेता के अंदर वो काम करके अपना कद छोटा नहीं करेंगे? जब तक सोनिया गांधी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें पता है कि सोनिया का पॉलिटिकल करियर अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है। ममता एक बड़ा दांव खेल रही है दूर की। ममता को यह पता है कि 2024 में भी अभी मोदी का ग्राफ इतना बड़ा है कि दूर दूर तक सत्ता दिखाई नहीं दे रहा। अभी मोदी के बाद योगी का दौर दिखाई दे रहा है लोगों को, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी में बहुत पॉलिटिकल करियर बाकी है और मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत आगे है। योगी आदित्यनाथ अभी 4 साल की सरकार हुई है, ये काम मोदी लगभग 2-1.5 दशक तक कर चुके हुए थे। 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक बेहतरीन काम करके इन लुटियन दलालों से फाइट किया था। और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, जो भी हम में से, मैं खुद भी योगी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं उनके कामकाज का, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी अभी उन कहते हैं ना कि उन परीक्षाओं से नहीं निकल पाए हैं जिन परीक्षाओं को नरेंद्र मोदी ने पास किया है। लुटियन दलालों ने जितना टॉर्चर नरेंद्र मोदी को किया लगातार, योगी को अभी उस दौर का सामना नहीं करना पड़ा। योगी के लिए बहुत बड़े कवच प्राइम मिनिस्टर के रूप में केंद्र में उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के रूप में है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा कोई कवच कभी नहीं था। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस बात को चूंकि बतौर रिपोर्टर इस 2 दशक में हमने देखा है कि किस तरह इस 2 दशक में लुटियन दलालों ने सीधे तौर पे हमला किया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ चुनिंदा जज के पास ही क्यों मोदी के मामले जाते थे और हर वक्त मोदी को झटका वाली खबरें क्यों चलती थी। ये चीजें इसलिए मोदी मज करके आता है। ममता बनर्जी को इस बार इस सच को स्वीकार करती हैं कि अभी मोदी का लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में अभी लीडर अपोजिशन के लाइन में खड़ा होने के लिए ममता बनर्जी को समय चाहिए और वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है। इसीलिए ममता कांग्रेस के वजूद को अब खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि गांधी परिवार के वजूद को खत्म करना चाहती है। और ऐसा लगता है कि ममता एक बड़े प्लानिंग में है कि कांग्रेस से टूटन फूटन वाले तमाम लोगों को जोड़ा जाए ताकि एक स्ट्रांग विपक्ष बनाया जाए। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे से बाहर निकलना जरूरी है, ताकि मतवाला हाथी की तरह विपक्ष नहीं चले कि हम माफी तो मांगेंगे नहीं, हम पाप करेंगे, माफी मांगेंगे नहीं। ममता बनर्जी इन चीजों को समझ रही, यही कारण है कि आप देखिए कि जब दिल्ली में इस तरह का फाइट चल रहा है कि जरूरी था कि आज दिल्ली में ममता बनर्जी का होना
ताकि राज्यसभा के सांसदों के निलंबन पर वो फाइट करती। और सबसे बड़ा नाम जो इस मामले में है वो ममता के ही 2 सांसदों का नाम है। बावजूद ममता दिल्ली से गायब हैं, इस लड़ाई से बाहर हैं, विपक्ष की बैठक में वो शामिल नहीं हुई। किस बैठक में शामिल नहीं हुई? जो बैठक राज्यसभा के सांसदों के निलंबन के लिए था। ये सामान्य बात नहीं है। राज्यसभा के 2 सांसद जो हैं वो टीएमसी के निलंबित हुए हैं। सबसे गंभीर आरोप टीएमसी के 2 सांसदों पे हैं। बावजूद इसके ममता दिल्ली से गायब हैं, कांग्रेस को उस मीटिंग में हिस्सेदार नहीं है। ये साफ है कि ममता विपक्ष के विकल्प को बदलना चाहती है। लेकिन ममता जितनी लड़ाई लड़ रही है, दिल्ली की लुटियन दलाल उनकी लड़ाई को उतना कमजोर करने में लगे। आप तमाम देव लड़ाकों को देख लीजिए सोशल मीडिया पर, ये सब के सब ममता की कब्र खोदने में लगे हुए। दिलचस्प ये है कि वही लुटियन दलाल है जो 4 महीना पहले ममता बनर्जी का जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जरूरी इस बात को लेकर के है कि बंगाल में ममता को जितवाया जाए। और कमाल की बात देखिए कि लुटियन दलाल कैसे परसेप्शन गढ़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि खबरों को के पीछे की खबर मैं नहीं बताता, आपको मैं खबरों के पीछे का षड्यंत्र बताता हूं। खबरों के पीछे के षड्यंत्र को समझिए। बीजेपी 3 विधायक थे बीजेपी के 2020 जो बंगाल के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो 2016 में या 2021 में फर्क ये है कि 3 विधायक से 77 विधायक बीजेपी के हुए। यदि इस हिसाब से देखिए तो कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हुआ। मैं देख रहा था कांग्रेस 44 से 0 पे आ गई, बीजेपी 3 से 77 पर गई। टीएमसी जिसका 2 दशक 2.5 दशक तक जिसकी सत्ता थी वहां पे, वो पूरी तरह से शून्य बटे सन्नाटा हो गई। लेकिन लुटियन दलालों ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस बंगाल में बर्बाद हो गई, ये नहीं कहा कि लेफ्ट का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। मीडिया ने क्या खबर बनाया? बीजेपी बंगाल में हार गई। मतलब जो पार्टी बंगाल में जिसका वजूद ही नहीं था वो पार्टी हार गई, लेकिन जिस पार्टी का 3 दशक तक सत्ता थी 1977 से लेकर के लगातार वहां वाम की सरकार थी, और उस वाम की सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। विपक्ष वहां कांग्रेस थी। ये कितनी बड़ी खबर है कि कांग्रेस और वाम वहां सत्ता और विपक्ष थी, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों इतना बड़ा लड्डू लेकर के आई। लेकिन लुटियन दलालों ने खबर क्या बनाई? बंगाल में ममता ने बीजेपी को हराया। इसे कहते हैं परसेप्शन घटना। और इस खेल को हम और आप समझ नहीं पाते। चलो हारा क्या, वजूद कांग्रेस की खत्म हो गई, इतना बड़ा लड्डू। सिद्धार्थ शंकर राय कहते हैं कि सिद्धार्थ शंकर राय इतने कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में, कि इंदिरा गांधी को अपने इशारों पर नचाते थे। इमरजेंसी लागू करने में सिद्धार्थ शंकर राय की बड़ी भूमिका थी। वो सिद्धार्थ शंकर राय का दौर खत्म हुआ कांग्रेस में। ज्योति बसु का दौर आया। ज्योति बसु से काबिल और लोकप्रियता के ग्राफ में कोई दूसरा सीएम नहीं था। अपना प्रभाव था, पीएम की कुर्सी उनके कहने की तस्तरी में पकड़ी हुई थी। वामपंथियों ने बनने नहीं दिया उन्हें। एक दूसरा परसेप्शन गढ़ा कि वाम का एक छवि खराब हो जाएगी और बंगाल से भी सरकार हमारी खत्म हो जाएगी। उस वाम और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया बंगाल में। लेकिन लुटियन दलालों ने खबर क्या बनाई? बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया। अब वो लुटियन दलाल जो जय जय कर रहे थे बंगाल को, दरअसल एक बात प्रशांत किशोर की याद आती है, जिसमें एक संकेत लीक हुई थी प्रशांत किशोर की बात कि प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी को बंगाल में बांधना जरूरी है, और बंगाल में ममता रहेगी और केंद्र में राहुल रहेंगे। वो खेल हो नहीं पाया। अब इसी की बेचैनी है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरा दिल्ली के लुटियन दलाल ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। वे भूल करके ये कहते हैं ना कि भस्मासुर, ये भस्मासुर इसी लुटियन दलालों ने बनाया था, और ये भस्मासुर अब इन लुटियन दलालों का कब्र खोद रही है।